हेलो दोस्तों, तो अपने ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है लैंड और वाटर की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है। अब ये चीज आपको हमेशा से ज्योग्राफी में बताई जाती है कि लैंड जितनी जल्दी हीट होता है उतनी ही जल्दी कूल होता है, राइट? रादर वाटर की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन केटर्स टू द सेम कॉन्सेप्ट कि आप उन रीजंस को आइडेंटिफाई कीजिए जिनकी वजह से ये डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड और वाटर में। और आपके तीन ऑप्शंस क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज लेटर देन लैंड। दूसरा ऑप्शन कहता है सनराइज पेनिट्रेट इनटू ग्रेटर डेप्थ इन लैंड दैन इन वाटर। और तीसरा ऑप्शन कहता है हाई एल्बिडो ऑफ ओशियानिक वाटर। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, ऑप्शंस जो हैं इनको पढ़िए। और अगर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1 और 3। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यस इट इज ग्रेटर देन लैंड। और दूसरा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है एल्बिडो ऑफ ओशियानिक वाटर हाई होता है। सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है? बिकॉज सनरेज जो है वाटर में ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करती हैं दैन इन लैंड। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 6 रीजंस है जिनकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होती है। पहला ऑप्शन क्या है कि सनरेज जो है वाटर में ज्यादा डेप्थ तक होते हैं देन लैंड। इसको ना ऐसे देखो, इमेजिन करो कि इफ दिस इज वाटर एंड दिस इज लैंड, तो अगर दोनों में ही सनरेज आ रही हैं तो एक नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 1 मीटर तक ही पेनिट्रेट होती है ऑन लैंड, राइट? लेकिन अगर आप वाटर की बात करो, राइट, अगर हम ओशन की बात करें टू बी वेरी प्रिसाइज, तो वहां पे ऑलमोस्ट 400 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाती है आपकी सनरेज। तो आप देख रहे हो सनरेज ऑलरेडी वाटर में बहुत डीपर जोन पे पेनिट्रेट कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कि दोनों के ही हीटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक ही फैक्टर की वजह से नहीं हुआ, पैरेलली बहुत सारे फैक्टर्स भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिर से लैंड और वाटर को कंपेयर करो, जब लैंड की हीटिंग हो रही है तो उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस हो रहा है हीटिंग का। लेकिन देखो वाटर में क्या होगा, जब वाटर पे सनरेज आएंगी हीटिंग तो होगी ही होगी, प्लस कांस्टेंट इवेपोरेशन भी तो होती रहेगी। पानी में यही तो होता है, पानी पे जब सनरेज आती है पानी इवेपोरेट ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोसेस हो रहा है, बट यहाँ पे पैरेलली 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसलिए भी इनके हीटिंग इफेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तीसरी चीज इमेजिन करो कि पानी पे जो है हीटिंग के साथ साथ इवेपोरेशन हो रही थी। इवेपोरेशन का सबसे बड़ा मैकेनिज्म क्या पढ़ते हो? इवेपोरेशन के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं? क्लाउड्स। यानी कि जो भी सनरेज यहां पे आएंगी क्लाउड्स उनको डेफिनेटली रोकेगा, राइट? ये जो पूरा क्लाउड्स का मैकेनिज्म है ये तो लैंड पे बहुत ज्यादा पाया ही नहीं जा रहा, राइट? तो ये एक और रीजन है कि इनकी हीटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आगे आते हैं, जो नेक्स्ट रीजन है कि वाटर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, राइट? बिकॉज इट इज मोबाइल, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हीट भी आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, एक जगह पे नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है फॉर डिफरेंशियल हीटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट रीजन क्या है? ओशियानिक वाटर का एल्बिडो बहुत ज्यादा हाई होता है। एल्बिडो का मतलब होता है द प्रॉपर्टी टू रिफ्लेक्ट बैक सोलर रेडिएशंस। अब ना आप ऐसे इमेजिन करो, let's say this is your water and this is your land. सनरेज आई और लैंड ने कुछ हद तक रिफ्लेक्ट कर दी, राइट? लेकिन वाटर में क्या होता है, वाटर पे यहाँ पे सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, राइट? सॉल्ट क्रिस्टल्स की टेंडेंसी है बहुत ही ज्यादा जो है सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक करने की, इसलिए ये ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं दैन लैंड। इसीलिए हमेशा ही एल्बिडो हाई किसका होगा? ओशियानिक वाटर का। प्रॉपर्टी ज्यादा किसकी होगी टू रिफ्लेक्ट बैक वाटर, टू रिफ्लेक्ट बैक लाइट वाटर की, बिकॉज ऑफ दीज सॉल्ट क्रिस्टल्स, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो एनी में ज्यादा है दैन लैंड। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? उतनी हीट जो आपको जरूरी हो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इन जनरल हीट होने में वाटर को ज्यादा समय लगता है दैन लैंड। ऑल्दो इसके रीजंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो आपकी हीट लगती है बहुत ज्यादा लगती है, राइट? इसलिए भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ग्रेटर देन लैंड होता है। बट यू डोंट वरी योरसेल्फ अबाउट द साइंस का कॉन्सेप्ट, आप बस इतना याद रखिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ग्रेटर होती है लैंड से। ये एक और रीजन होता है कि डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड एंड वाटर में, ठीक है? अगर मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा दूं कि क्या रीजंस थे कि ऐसा कुछ हुआ कि लैंड और वाटर जो है डिफरेंट तरीके से हीट हो रहे हैं, बिकॉज 6 प्रोसेसेस हो रहे हैं। पहला, राइट, कि सनलाइट ग्रेटर डेप्थ पे पेनिट्रेट हो रही है इन द ओशंस या इन वाटर इन जनरल। सेकेंडली,
जो ओशियानिक वाटर है या जो इन जनरल वाटर है वो हीटिंग के साथ साथ इवेपोरेशन भी तो वहां पे हो रही है, दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जबकि लैंड पे क्या हो रहा है, ओनली हीटिंग हो रही है। थर्ड ऑप्शन क्या हो रहा है, इस कांस्टेंट इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं वाटर पे, जो फिनोमेना लैंड पे बहुत ज्यादा नहीं होता है। फोर्थ क्या था, बिकॉज वाटर मोबाइल है, कांस्टेंट हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लास्ट सेकंड लास्ट था आपका एल्बिडो ऑफ ओशियानिक वाटर हाई है, द टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट बैक लाइट बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ दीज सॉल्ट क्रिस्टल्स, एंड द लास्ट वन बीइंग स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर है लैंड से। तो ये 6 रीजंस जो है आपको पता होने चाहिए दैट व्हाई देयर इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है जी, चलिए थोड़ा इजी सवाल कर लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्रयाग है जिसको आप, या ऐसा कौन सा प्रयाग है जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी को कहा जाता है? उत्तराखंड बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है रिसेंटली, राइट, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट या जो बाकी मैकेनिज्म्स हैं, बिकॉज ऑफ चमोली एज वेल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसलिए उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसी प्लेस है जो अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस कहलाती है? दैट इज योर देवप्रयाग। अगर आप डायग्राम देखें तो दिस इज ब्लू वाली थिंग इज अलकनंदा एंड द ब्राउन वन इज भागीरथी, और ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड रुद्रप्रयाग। ठीक है, बाकी सारे प्रयाग भी मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, मेक श्योर आप उनको देखिए एंड मेक अ नोट ऑफ इट कि कौन सा प्रयाग कौन सा रीजन है, राइट। तो एनसीईआरटी में भी इन सारे प्रयाग के बारे में मेंशन्ड है, इसलिए भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली, राइट? सबांग पोर्ट इंडोनेशिया, दुकम पोर्ट ओमान, कैटलोनिया पोर्तुगल, बोगनविल पापुआ न्यू गिनी। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, आप देखिए कि इनमें से आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है और इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। थर्ड वाला कैटलोनिया जो है स्पेन से एसोसिएटेड है, राइट? तो कैटलोनिया स्पेन एंड बोगनविल एसोसिएटेड विद पापुआ न्यू गिनी, ये दोनों ही जो है क्यों न्यूज में थे? बिकॉज ऑफ रेफरेंडम, राइट? बोगनविल ने तो बहुत ही रीसेंट रेफरेंडम की बात की है कि वो पापुआ न्यू गिनी से अलग होना चाहते हैं, एंड जो कैटलोनिया है उनका भी रेफरेंडम मूवमेंट बहुत ही समय से जो है न्यूज में रहा है। तो ये दोनों ही रीजन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? जहां तक रही इन पोर्ट्स की बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये? अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स फॉलो किया है तो चाइना की एक स्ट्रैटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, राइट? सो चाइना बेसिकली, अगर आप ये रेड डॉट्स देखें, चाइना ने बहुत सारी जगह जो है अपनी आइदर सम सॉर्ट ऑफ पोर्ट या सम सॉर्ट ऑफ मिलिट्री बेस बना लिए हैं जो कि उनके लिए बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, राइट? एवरी सिंगल पॉइंट एक्ट एज अ पर्ल, एवरी सिंगल पॉइंट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यांमार में देखोगे, क्याकपू पोर्ट म्यांमार में है, अगेन चाइना से एसोसिएटेड है, राइट? हम्बन तोता पोर्ट इन श्रीलंका अगेन जो है बहुत ज़्यादा चाइना से एसोसिएटेड है। अब इसी स्ट्रैटेजी को काउंटर करते हुए जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है उसको आप कहते हो नेकलेस ऑफ डायमंड्स, राइट? इंडिया भी पैरेलली जो है बहुत सारे ऐसे पोर्ट से खुद को एसोसिएट करना चाहता है या बहुत सारे ऐसे रीजन से खुद को एसोसिएट करना चाहता है जो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो। इसी चीज में जो सबांग पोर्ट है इन इंडोनेशिया एंड जो दक्कम पोर्ट है इन ओमान बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए आपको ये दोनों के दोनों पोर्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, कैटलोनिया स्पेन, मैंने आपको बताया था रेफरेंडम मूवमेंट से एसोसिएटेड है, राइट? तो आपको इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप जितने भी रीजन्स इन न्यूज हमने पिछले कुछ प्री मिक्सेस में किए हैं, आपने वो सारे नोट किए हैं। दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2013 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक तरह का जो है रीजन डिस्क्राइब किया हुआ है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रीजन का डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए क्या बोला हुआ है, क्लाइमेट एक्सट्रीम है पहला ऑप्शन। दूसरा, इस रीजन में रेनफॉल जो है बहुत ही ज्यादा स्कैंटी है। तीसरा, इस रीजन के लोग जो हैं नोमैडिक हर्डर्स भी कहलाते हैं, राइट? तो अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता ना, द मोमेंट इट सेज नोमैडिक, राइट, मेरे दिमाग में सेंट्रल एशियन आंसर आना चाहिए बिकॉज ऑफ मंगोलिया, मंगोल्स। ठीक है, तो कभी कभी जो आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होती है उससे भी आपके आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो द मोमेंट इट सेज नोमैडिक हर्डर्स ना, मेरे दिमाग में ये आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन जस्ट टू कम अप विद हाउ टू एलिमिनेट एज वेल, अगर वो टूंड्रा की बात कर रहे हैं,
ठीक है, टूंड्रा नहीं हो सकता, ऑल्दो टूंड्रा में जो है क्लाइमेट एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन नोमैडिक हर्डर्स नहीं हो सकते, तो टूंड्रा तो आपका आंसर बनता ही नहीं था, राइट। अगेन प्रेरीज में तो होते ही फार्म्स हैं, राइट, तो अगेन एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात ही नहीं है। अगेन सवाना में भी एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात नहीं होगी, तो आपका एनीवे आंसर सेंट्रल एशियन स्टेपे ही बनता। तो कभी कभी इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना, कोपन क्लासिफिकेशन से आप अवेयर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लॉजिकली भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर वुड बी बी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, या लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कुवलून पेनिनसुला जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ये कौन सी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। तो जो कुवलून पेनिनसुला है, दिस इज अंडर हांगकांग एज ऑफ नाउ। और ये क्यों न्यूज में था? हांगकांग यहाँ पे एक साइट जो है चाइना को देना चाहता है फॉर चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस फॉर इट्स परमानेंट बेस इन द सिटी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता होना चाहिए जो ये रीजन्स हैं हांगकांग एंड मकाओ, ये स्पेशली एडमिनिस्टर्ड रीजन्स ऑफ चाइना माने जाते हैं, राइट। इन दोनों रीजन्स को वन कंट्री टू सिस्टम्स का पार्ट भी माना जाता है, राइट। सो बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं आपको कुछ सेकंडों में बैकग्राउंड बताना चाहूँ हांगकांग और मकाऊ का, तो एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हांगकांग और मकाऊ जो है ये दूसरे देशों के अंडर थे, राइट। एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स से कि हांगकांग वाज विद द ब्रिटिश एंड मकाऊ वाज विद द पोर्तुगीज। तो जब ये रीजन्स चाइना को लौटाए गए तो एक अग्रीमेंट हुआ जिसके हिसाब से they were supposed to have some sort of autonomy, not 100%। ऐसा बात हुई कि हांगकांग और मकाऊ की करेंसीज, इकोनॉमी, लीगल सिस्टम्स तो उन कंट्रीज के अंडर ही होंगे, लेकिन उनकी डिफेंस एंड डिप्लोमेसी किसके अंडर होगी? चाइना के अंडर। तो कुछ हद तक ऑटोनॉमी थी बट 100% नहीं थी, तो इसीलिए इसको वन कंट्री बट टू सिस्टम्स कहा जाता है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको पोजीशन भी दिखाना चाहूँ, दिस इज वेयर हांगकांग इज, दिस इज वेयर चाइना इज, और हांगकांग में जो है कुवलून पेनिनसुला की बात होती है, ठीक है जी। तो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।